अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। इसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है इसको मानने के लिए सरकार जो है वो बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वित्त आयोग के हर एक सलाह को सरकार मान ही लेगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसलिए ये बोला गया है कि वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय तो है, एक सलाहकारी निकाय तो है, लेकिन इसके मानने के लिए सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति किए जाते हैं, जबकि वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। उसके बाद में बात करें तो सदस्यों के लिए यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का एक अच्छा विशेषज्ञ हो या एक अच्छा जानकार हो या अच्छी जानकारी रखता हो। उसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद को प्राप्त है। जबकि वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बात करें तो वित्त आयोग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर वितरण का एक लेखा जोखा भी रखता है, जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। कहने का मतलब है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विवाद कोई उलझता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए वित्त आयोग जो है वो आगे आएगा और वित्त विभाग ही उसे सुलझाएगा। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, जबकि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पे रहे थे दोस्तों केसी नियोगी, जिनका कार्यकाल वर्ष 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक रहा था। वहीं बात करें वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग जो है वो कार्यरत है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों NK सिंह, जबकि इसके पहले 14वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल रहा था 2015 से 2020 ईस्वी तक, उसका अध्यक्ष रहे थे दोस्तों YV रेड्डी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें और बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो कह रहा है कि 22 नवंबर वर्ष 2017 ईस्वी को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव जो है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास, और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे दोस्तों अशोक लाहिड़ी, जबकि नीति आयोग के सदस्य हैं दोस्तों रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं अनूप सिंह, और वे 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। और वे कौन कौन से सदस्य हैं दोस्तों, एक अनूप सिंह, उसके बाद में रमेश चंद्र, और फिर उसके बाद में अशोक लाहिड़ी, और अगला है दोस्तों शशिकांत दास। ये जो है दोस्तों ये चारों के चारों जो हैं वो सदस्य हैं। इसके बाद में बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल वर्ष 2020 ईस्वी से शुरू होकर के अगले 5 साल तक अर्थात वर्ष 2020 से 2025 ईस्वी तक की अवधि के लिए होगी। जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। दोस्तों वित्त आयोग के बाद में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी वर्ष 2015 ईस्वी को गठित की गई एक नई संस्था है, जिसे कि पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। कहने का मतलब है कि पहले योजना आयोग के नाम से जाने जाने वाली संस्था को 2015 से नीति आयोग कहा जाने लगा। इस तरीके से बात करें तो नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और नीति का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं बात करें नीति आयोग के मुख्यालय के बारे में तो नीति आयोग का मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में, जबकि नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का थिंक टैंक कही जाती है।
वही नीति आयोग की योजना की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग की तरह कई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। उसके बाद में नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य है वह है दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना और या सलाह देने का है, ताकि सरकार जो है वो ऐसी योजना का निर्माण करे जो कि लोगों के हित में हो, और यही काम है दोस्तों नीति आयोग का। इसके बाद में आयोग के लिए बात करें तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य भी रखे गए हैं। और नीति आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, उसके बाद में उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, उसके बाद में पदेन सदस्य, उसके बाद में शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। और इन सभी से मिलकर ही एक नीति आयोग की संरचना होती है या गठन होती है। इसके बाद में बात करें तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो है वो 5 होती है, जिन्हें कि राज्य वित्त मंत्री के बराबर दर्जा प्रदान किया जाता है या राज्य वित्त मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों पदेन सदस्य की बात करें तो पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। उसके बाद में दोस्तों शासी परिषद के बारे में बात करें तो शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो वर्तमान समय में वहीं अभी प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री करता है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग का अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता ही है, लेकिन जब बारी आती है उपाध्यक्ष की नियुक्ति की, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान होता है। इसके बाद में CEO की बात करें तो CEO जो है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे कि निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जबकि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और प्रथम CEO की बात करें तो प्रथम CEO है दोस्तों सिंधुश्री खुल्लर। उसके बाद में नीति आयोग के जो क्रियान्वयन का दायित्व है वो है दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। कहने का मतलब है कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ही होता है। उसके बाद में बात करें तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, अर्थात GST के बारे में। इसके बारे में बात करें तो विश्व में GST जो है वो सर्वप्रथम फ्रांस में वर्ष 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद में भारत में बात करें तो भारत में GST जो है वो 1 जुलाई वर्ष 2017 ईस्वी से लागू किया गया, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। दोस्तों 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है, और GST का पूर्ण रूप होता है या उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों GST के लिए बात करें तो GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था, और GST विधेयक के पक्ष में कुल मिलाकर के 336 वोट पड़े हुए थे, जबकि विपक्ष में कुल मिलाकर के 11 वोट ही पड़े हुए थे। और लोकसभा के द्वारा GST बिल जो है वो 3 अगस्त वर्ष 2016 ईस्वी में तथा राज्यपाल के द्वारा GST बिल जो है वो 8 अगस्त 2016 ईस्वी को पास किया गया था। वहीं GST बिल की बात करें तो GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर वर्ष 2016 ईस्वी को दी थी, जबकि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की बात करें तो इसके द्वारा अर्थात 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा ही भारत में GST को लागू किया गया। और GST जो है वो एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। इसके बाद बात करें तो भारत में GST लागू करने का सुझाव जो है वो विजय केलकर समिति ने ही दिया था। प्रश्न ये पूछ दिया जा सकता है दोस्तों कि किस समिति के सुझाव पर भारत में GST लागू किया गया। दोस्तों वो समिति था विजय केलकर समिति, और विजय केलकर समिति के कहने पर ही या उसके सुझाव पर या उसके सिफारिश पर ही भारत में GST लागू किया गया। जबकि सबसे पहले या सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों असीम दास गुप्ता। जबकि GST के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो GST के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन हैं,
और उसके बाद में जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने वाले राज्य की बात करें तो जीएसटी बिल को सबसे पहले या सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य था दोस्तों असम, जो कि 12 अगस्त 2016 ईस्वी को ही यह कारनामा कर दिया। उसके बाद में जीएसटी के अंतर्गत कितने कर होंगे इसके बारे में बात करें तो जीएसटी के अंदर 17 अप्रत्यक्ष कर होंगे, जबकि 23 जो है वो अधिभार अर्थात शेष को शामिल किया गया है। दोस्तों जीएसटी संख्या में कुल मिलाकर के 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई जो दरें हैं वे 4 प्रकार की दरें हैं और वो दर है दोस्तों 5% की, 12%, 18% और 28% की दरें। ये 4 प्रकार की दरें जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। और जीएसटी परिषद जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं, इसकी स्थापना जो है वो 12 सितंबर वर्ष 2016 ईस्वी को की गई थी, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। कहने का मतलब है कि जीएसटी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो दोस्तों वो होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A और इसी अनुच्छेद के अनुसार ही या तहत ही जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। दोस्तों जीएसटी परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, जबकि जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, जिसमें कि सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। कहने का मतलब है कि जीएसटी परिषद में कुल मिलाकर के 33 सदस्य शामिल हैं और इसका मुख्यालय अर्थात जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। जीएसटी को भी 3 भागों में बांटा गया है और वे 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों तो वे हैं CGST, उसके बाद में SGST और फिर उसके बाद में IGST। SGST की बात करें तो यह दोस्तों राज्य सरकार लगाती है अर्थात स्टेट जीएसटी। उसके बाद में CGST की बात करें तो ये केंद्र सरकार लगाती है अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाने वाली जीएसटी है, जिसे कि CGST कहते हैं अर्थात ये केंद्र सरकार के द्वारा लगती है। जबकि IGST के पूर्ण रूप की बात करें तो IGST का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद में बात करें तो पेट्रोलियम वस्तुएं, उसके बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का भी प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जीएसटी चोरी करेगा उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत 5 वर्ष की कारावास दिया जाएगा या 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की बात करें तो राज्यों को जो जीएसटी से नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार 5 वर्षों तक करेगी या 5 वर्षों तक की जाएगी। इसके बाद बात करें तो भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला पूरे विश्व का 161वां देश है। इसके पहले भारत के पहले पूरे विश्व में 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है या हो चुका था। उसके बाद में 161वां देश बना है दोस्तों भारत, जो कि अपने देश में भी जीएसटी लागू किया है। इसके बाद हम लोग दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले दिन एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।